शायद आपने ना पहले भी इस बात को सुना होगा कि ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि किसी फेमस मूवी में कहा गया कि कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में, इसीलिए गड़बड़ हो गई। ये सर्किट। हाँ भाई, अपुन के भेजे में बहुत केमिकल लोचा है यार। तो ओसीडी में भी कुछ केमिकल्स की गड़बड़ी है जो कि इस बीमारी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। जो डिस्फंक्शन है ये व्यक्ति के जीवन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ही प्रभावित करता है और व्यक्ति का बाकी जीवन और शरीर पूरी तरीके से सामान्य दिखता रह सकता है। जैसे कि हमने बात करी कि दिमाग के कुछ हिस्से आपस में तारतम्य बनाकर सही काम नहीं कर रहे हैं और इस बीमारी को पैदा करने में मदद करते हैं, उसी तरह ब्रेन में कुछ केमिकल सिस्टम में भी डिस्फंक्शन हो जाने की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। शायद आपने ना पहले भी इस बात को सुना होगा कि ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि किसी फेमस मूवी में कहा गया कि कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में, इसीलिए गड़बड़ हो गई। तो ओसीडी में भी कुछ केमिकल्स की गड़बड़ी है जो कि इस बीमारी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो जो कॉमन केमिकल्स जिनका डिस्फंक्शन ओसीडी में देखा गया है, वो मोस्ट कॉमन केमिकल सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में सूचना के कंडक्शन में, सूचना के ट्रांसमिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दरअसल हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन, एक सेल्स के बीच में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरह काम करता है। और जब दो न्यूरॉन जहां आपस पर मिलते हैं, वो जब एक दूसरे के बीच में सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो वो केमिकल सिस्टम के जरिए होता है। और वो केमिकल सिस्टम में बहुत सारे तरह के न्यूरोकेमिकल्स काम करते हैं। सीरोटोनिन उनमें से एक प्रमुख न्यूरोकेमिकल है और ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में सीरोटोनिन की कमी की वजह से व्यक्ति को ओसीडी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कई और तरह के न्यूरोकेमिकल्स भी ओसीडी की बीमारी में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जैसे कि ग्लूटामेट, जैसे कि डोपामीन। तो इन न्यूरोकेमिकल के डिस्फंक्शन से भी ओसीडी होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ये सारी वैज्ञानिक कंसेप्ट देखिए मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ओसीडी का जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से ये काम बार बार नहीं कर रहा। उसके ब्रेन में सर्टेन तरह का डिस्फंक्शन हो गया है, क्योंकि साधारण तौर पर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। अक्सर मानसिक बीमारियों में ऐसा होता है क्योंकि शारीरिक बीमारियों के लक्षण तो क्लियर होते हैं और किसी जांच में या किसी इन्वेस्टिगेशन में अगर आप शारीरिक बीमारियों को नापे तो पता भी चल जाती हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के लक्षण एक तो इंटरनल होते हैं जो व्यक्ति के मन में पैदा हो रहे हैं, और दूसरी बात है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता मानसिक बीमारियों का कि कोई ब्लड टेस्ट करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया या एमआरआई करा लिया जिससे मानसिक बीमारी पता चल जाएगी। तो मानसिक बीमारी व्यक्ति के अनुभवों को समझकर उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं तभी डॉक्टर उसको भांप सकता है कि क्या बीमारी उस व्यक्ति में हो रही है, और इसी आधार पर बीमारी की पहचान करी जाती है। तो अब इस वजह से होता क्या है कि अक्सर व्यक्ति के परिवार वाले या उसके आसपास वाले लोग कहते हैं, अरे तुम इन चक्करों में क्यों पड़े हो, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, बार बार हाथ धोते रहते हो, बार बार ताला चेक करते रहते हो, बैठे बैठे एक ही बात दोहराते रहते हो, क्यों ये सब कर रहे हो, करना छोड़ दो, क्यों ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। तो भाई देखिए, आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। उसके ब्रेन के सर्टेन एरियाज में गड़बड़ी है और केमिकल्स का डिस्फंक्शन है जिसकी वजह से ये समस्याएं उस व्यक्ति में पैदा हो रही हैं। मुझे एक उदाहरण ध्यान आ रहा है कि अक्सर देखिए जब पेशेंट हमारे सामने बैठे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स अक्सर काफ़ी क्रिटिकल होते हैं मानसिक बीमारियों की समस्याओं के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता। कई बार ये समझ की कमी होती है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये सब बाकी खाता है, पीता है, अपना मूवी देखना तो बड़े मज़े से देखता है, घूमने जाना बड़े मज़े से जाता है, लेकिन बाकी समय ये बताता है कि ये सब काम है, ये सब दिक्कत हो रही है, हाथ धोते रह रहे हैं, नहाते रह रहे हैं, बार बार एक ही काम को बार बार करते रह रहे हैं। तो ये जो डिस्फंक्शन है ये व्यक्ति के जीवन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ही प्रभावित करता है और व्यक्ति का बाकी जीवन और शरीर पूरी तरीके से सामान्य दिखता रह सकता है। तो परिवार वालों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति अपने कामों से बचने के लिए
या आलस करने की वजह से या केवल अपनी बुरी आदत की वजह से इस परेशानी में नहीं आया है, ये उसके ब्रेन के सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक कमियों की वजह से है। एक कॉमन एग्जांपल जो मैं ज़्यादातर मरीजों को देता हूँ उनको समझाने के लिए, कि जैसे ये चश्मा जो मैंने पहना है, आप में से भी बहुत सारे लोग चश्मा पहनते होंगे। इस चश्मे को मैंने अपने मज़े या आनंद के लिए नहीं पहना है। मेरे शरीर में कमी है, उसका इलाज करने के लिए मैं चश्मा पहन रहा हूँ। तो और कुछ भी करके मैं बिना चश्मे के अपनी आँखों को देखने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर मैं कोशिश करूँ, जरा ध्यान से देख लो, जरा भाई कोशिश कर लो, क्यों नहीं ध्यान से देखने की कोशिश करते, साफ दिख जाएगा। ऐसा करने से मेरी आंखें साफ देखने नहीं लग जाएंगी, क्योंकि आंखों में एक स्पेसिफिक तरह का डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए मुझे चश्मा लगाकर इसका इलाज करना पड़ता है। वैसे ही ओसीडी का जो मरीज है वो जानबूझकर बुरी आदतें नहीं कर रहा है या गलत चीज़ें का में फंस नहीं गया है, उसके ब्रेन में एक स्पेसिफिक तरह का डिफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक और मैसेज भी जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए जो ओसीडी से ग्रस्त हैं स्वयं। जब हम आपको ये कहते हैं कि आपके ब्रेन में डिस्फंक्शन है या न्यूरोकेमिकल्स की कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब तरह की जिम्मेदारियों से बच गए और आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस बीमारी में। इसमें बस बात ये समझने की है कि इस बीमारी को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। जो डिस्फंक्शन है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सही समय पर सही इलाज लेना, कि जो दवाइयाँ अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या जो काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज़ आपको बताई जा रही हैं, उसकी साइंटिफिक कंसेप्ट को वैज्ञानिक तरीके से समझकर उसका पालन करना अपने जीवन में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रोग से बचने के लिए। कोई व्यक्ति केवल ये कहता नहीं रह सकता कि मेरे ब्रेन का डिफेक्ट है तो मैं क्या करूं। जैसे कि डायबिटीज़ का रोगी अगर अपने डायबिटीज़ को सही करना चाहे तो वो डायबिटीज़ की दवाई खाए, साथ में खाने में परहेज करे, साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताते हैं वो करे, तो वो अपने डायबिटीज़ पर नियंत्रण कर सकता है। वैसे ही ओसीडी का रोगी अगर उपचार में डॉक्टर का साथ दे, जो बातें बताई जा रही हैं उसको पालन करे, साइकोथेरेपीज़ में अपने रेगुलरली पार्टिसिपेट करे और जो साइकोथेरेपी में चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसका पालन करे, तो अपनी बीमारी से बाहर निकलने में उस व्यक्ति को बहुत मदद मिल सकती है और इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ओसीडी में इंडिया में ये भी देखा गया है कि ओसीडी में बीमारी के शुरू होने और इलाज को शुरू करने के बीच का जो गैप है, जो ट्रीटमेंट इनिशिएशन गैप जिसको हम लोग वैज्ञानिक तौर पर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और बीमारी जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी मुश्किल होती जाती है और उसका इलाज उतना चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स होता जाता है और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स ख़राब होता जाता है, क्योंकि अक्सर लोग पहली बात इन बीमारियों को समझ नहीं पाते और ये सोचते रहे हाथी तो ज़्यादा धो रहा है, हाथ धोना कौन सी बुरी बात है, साफ़ सफाई तो अच्छी ही बात है, अरे 4 बार 10 बार ताला चेक कर ले रहा है उसमें कौन सी बात है, या एक बात अपने आप से बार बार बोलता रह रहा है। तो कई बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है। बहुत सारे ओसीडी के मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद भी न समझ पा रहे हो कि उनको ये बीमारी है, वो उस बात को मानने को तैयार नहीं होते और इस एक्सेप्टेंस न होने की वजह से वो खुद इलाज नहीं लेना चाहते। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक बीमारी है, ये ब्रेन में स्पेसिफिक तरह के डिस्फंक्शन की वजह से हो रही है और इसको ठीक करने के लिए साइंटिफिक इलाज के तरीके मौजूद हैं। अगर उन इलाज के तरीकों का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और जीवन को सामान्य तौर पर जिया जा सकता है।